नमस्कार। कार्यक्रम अफसरनामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे साथ मध्य प्रदेश कैडर के 2018 बैच के एक ऐसे युवा आईएएस ऑफिसर हैं जिनसे भविष्य के लिए बहुत सी संभावनाएं हैं, जैसी कि हर अधिकारी से होती है, जो अखिल भारतीय सेवा की एक बहुत ही अलग किस्म की चुनौती से निकलकर, एग्ज़ाम की चुनौती की मैं बात कर रहा हूँ। वैसे तो हर पल ये ज़िंदगी और हर दायित्व तो हमारे लिए चुनौती है। सिद्धार्थ जी की मैं बात करूँ तो अलग अलग जगह उनकी पोस्टिंग रही है। जबलपुर की मैं बात करूँ और मध्य प्रदेश के तमाम हिस्सों में, और वर्तमान जो उनके दायित्व की अगर हम चर्चा करें तो वो ज़िला पंचायत के सीईओ के तौर पर काम कर रहे हैं। एक अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित और धीर गंभीर होकर आगे बढ़ने वाले एक युवा अधिकारी वो हैं। और आज उनसे अफसरनामा में बात करके हम तमाम पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे जो उनके व्यक्तित्व से जुड़े हैं, क्योंकि उनके बारे में हमने ये भी सुना है कि वो एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। सिद्धार्थ जी, बहुत स्वागत करता हूँ आपका अफसरनामा में। नमस्कार, धन्यवाद। सबसे पहले सिद्धार्थ जी, इस कार्यक्रम में हम लोग कोशिश करते हैं कि टाइम मशीन जैसी किसी संकल्पना को लेकर, किसी हाइपोथेसिस ही कहूँगा मैं, उसको लेकर हम आगे बढ़ें। तो मैं आपको राजस्थान जहाँ से आप आते हैं या जिस समय आप पढ़ाई कर रहे थे स्कूल में, उस दौर में मैं आपको ले चलता हूँ। 15-16 साल के सिद्धार्थ जी एक किशोर जिनकी आँखों में सपने हैं और वो भविष्य में झांकने भी लगे हैं, क्योंकि एक 16 साल का किशोर देखने लगता है आगे फ्यूचर को। थोड़ा सा अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के साथ उस दौर को याद करते हुए हमें बताइए जी। देखिए, मेरा जन्म जो है वो राजस्थान के सवाई माधोपुर ज़िले में हुआ और बहुत ही सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार में मेरा जन्म हुआ। मेरी माता, मेरे पिता दोनों शिक्षा विभाग में कार्य करते थे। मेरी माता गवर्नमेंट टीचर थी, दोनों अभी रिटायर हो चुके हैं। मेरी 3 बहिनें हैं, मैं सबसे छोटा बेटा मेरे माता पिता का हूँ। और मेरी जो प्रारंभिक जो शिक्षा रही, इनफैक्ट पूरी स्कूल एजुकेशन जो रही वो सवाई माधोपुर की रही। वहाँ केंद्रीय विद्यालय से मैंने पढ़ाई करी। उसके बाद फिर आगे की पढ़ाई के लिए मैं जयपुर चला गया। वहाँ मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी और कंपनी सेक्रेटरीशिप का कोर्स किया। तो ऐसे जो प्रारंभिक जो समय रहा वो पूरा सवाई माधोपुर का रहा। तो अर्ध शहरी अर्ध ग्रामीण परिवेश में मैं पला बड़ा हूँ। हम लोग एक जॉइंट फैमिली में रहते थे। तो जो जॉइंट फैमिली वाले जो सभी कल्चर्स हैं उनको सबको जीते हुए, वैसे ही संस्कार पाते हुए आगे की पढ़ाई फिर मैंने कंप्लीट की। ये सपना आंखों में कब आपकी आंखों में ये पलना शुरू हो गया था, ये सपना कि आगे जाना तो है, और पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट और उसके बाद फिर अखिल भारतीय सेवा। तो ये विचार, पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट ये आपने अचीव किया, और वो भी बड़ा ल्यूक्रेटिव, बड़ा आकर्षक एक प्रोफेशन है, लेकिन फिर अखिल भारतीय सेवा, तो इस पर थोड़ी रोशनी डालिए। देखिए, मैं शुरुआत से ही, क्योंकि घर में बहुत सारे सरकारी सेवा में लोग थे, हमारे घर में बहुत सारे शिक्षक हैं जो सरकारी सेवा में रहे हैं या रिटायर हुए हैं। तो आईएएस, आईपीएस, यूपीएससी की जो सेवाएं हैं, सेंट्रल सर्विसेज हैं, उनके लिए बेसिक अवेयरनेस हमेशा से शुरुआत से घर में रही। लेकिन क्योंकि हमारी बिजनेस फैमिली नहीं थी और ये बहुत जल्दी समझ में आ गया था कि यूपीएससी में जो सक्सेस है उसकी प्रोबेबिलिटी भी थोड़ी कम रहती है, ऑल्दो प्रयास किया जाए तो डेफिनेटली सफलता मिलती है। तो मैंने ये सोचा कि कुछ ना कुछ एक सर्टेन प्रोफेशनल कैरियर बैकअप होना चाहिए। तो मेरे ताऊजी के लड़के उस समय नए नए चार्टर्ड अकाउंटेंट बने थे, और क्योंकि उनके साथ में रहा था, देखा था, समझा था उनको, तो मुझे लगा कि ये कोर्स मैं भी कर सकता हूँ। तो फिर मैंने सीए का कोर्स साथ में किया, और वो एजुकेशन जो सीए वाली रही उससे भी मुझे लगता है कि एक पर्सनालिटी को एक अलग फ्लेवर मिला, एक कॉम्प्रिहेंसिव सर्वांगीण तरीके से सोचने की क्षमता डेवलप हुई। उसके बाद सीए का जो कोर्स था उसमें अच्छा अनुभव मिला, बहुत सारी चीज़ें करने को, सीखने को मिली। फिर उसके बाद फिर आगे फिर मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू करी। तो
जो सोच थी वो यही थी कि किस तरीके से एक प्रोफेशनल डिग्री साथ में रखी जाए, इन केस अगर प्रयासों में कहीं कुछ कमी रहती है या जैसी इच्छा रहती है वैसा नहीं हो पाता है, तो एक सर्टेन कैरियर बैकअप हमेशा अपने पास रहे, जिससे एक कॉन्फिडेंटली और एक अच्छा जीवन जिया जा सके। अखिल भारतीय सेवा का विचार जब मन में आया, एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार, और ये आपने चार्टर्ड अकाउंटेंसी भी मेरे ख्याल से आपने उसको भी क्लियर कर लिया था, तो कोई रोका टोकी नहीं हुई घर में कि भैया जो मिल गया है वही, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है? देखिए, रहता है वो तो, क्योंकि मेरा सीए कम उम्र में हो गया था, मैं 20-21 साल का था, तो एक बहुत अच्छा प्रोफेशनल कैरियर सामने था। और घर वालों ने तो स्वतंत्रता दी। मेरे माता पिता मुझे हमेशा यही बोलते थे कि जो तुम्हारा मन करे, जिसमें तुम संतुष्ट रहो, वाला कार्य करो। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनका भी झुकाव था कि मैं प्रशासनिक सेवाओं की ओर जाऊं, क्योंकि वो स्वयं भी शासकीय सेवाओं में रहे थे। उन्होंने देखा था किस तरीके से डिस्ट्रिक्ट के जो ऑफिशियल्स हैं वो काम करते हैं, कितनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां उनके ऊपर होती है। जिम्मेदारियों के साथ साथ सामाजिक प्रतिष्ठा जो ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत मैटर करती है, वो भी कितनी इन पदों के साथ जुड़ी हुई रहती है। तो परिवार का तो बहुत सहयोग था, लेकिन दोस्त मेरे जो थे, जो साथ में सीए के कलीग्स थे, उनका जरूर कहना था कि कहाँ आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, ल्यूक्रेटिव पैकेजेस हैं, बड़ी बड़ी कंसल्टिंग फर्म्स हैं, कुछ ऑफर्स भी उस समय आए थे अच्छी राशि के। लेकिन मेरा झुकाव क्योंकि शुरू से इसी तरफ था, मैं चाह रहा था कि एक ऐसे प्रोफेशन को चुना जाए जिसमें काम के साथ साथ सर्विस भी कर पाएं और एक डाइवर्सिटी रहे जॉब की। तो फिर मैं उस तरफ बढ़ा। तो एज सच कोई बहुत डिफिकल्टी नहीं आई। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जो था सफ़र था वो थोड़ा कठिन रहा, स्ट्रगलिंग रहा, बट मुझे लगता है मेरे पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट रहा, आसपास से कुछ दोस्तों का भी थ्रू आउट बहुत सपोर्ट रहा, और वो समय जो था स्ट्रगल वाला, वो सबके सपोर्ट के साथ बहुत आसानी से निकल गया। आपके अनुभव से मैं समझना चाहूँगा, क्योंकि बहुत से युवा ये उत्तर चाहते हैं कि अखिल भारतीय सेवा की या राज्य सिविल सर्विसेज की वो तैयारी करें, तो क्या चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है? हालांकि ये आपका अनुभव होगा, लेकिन ये हम में से बहुत सारे लोगों का अनुभव भी हो सकता है। जी। तो एक तो हर व्यक्ति अपनी अलग स्ट्रैटेजी, उसकी जो यूएसपी है, उसकी जो सोच है, उस हिसाब से मुझे लगता है उसे बनानी चाहिए। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो बहुत कॉमन हैं। एक तो अगर मैं जहाँ तक यूपीएससी की बात करूँ, तो यूपीएससी की जो परीक्षा है वो सिर्फ एकेडमिक्स आपके टेस्ट नहीं करती, वो आपके सोचने के तरीके को, आप जिस परिवेश में रहे हैं उस परिवेश को आप कितना अच्छे से समझे हैं, समाज की समस्याओं को आप कितना गहराई से समझ पाते हैं, उसके क्या समाधान आपके मन में हैं, इन सबको भी साथ में टेस्ट करती है। और वो आपके लेखन के माध्यम से टेस्ट किया जाता है। तो सबसे पहली चीज़ जो महत्वपूर्ण है वो मुझे लगता है कि एक तो मंथन और चिंतन करना बहुत आवश्यक है। कई बार हम उस रॉट में फंस जाते हैं दैट वी जस्ट कीप ऑन रीडिंग रीडिंग रीडिंग। वो रीडिंग के साथ साथ इंट्रोस्पेक्शन भी बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ समय दिन का, जो भी हो सकता है, जितना समय उपलब्ध है, कुछ समय दिन का मुझे लगता है कि सोचने पर भी दिया जाना चाहिए। और जब आपके दिमाग में वो चीज़ें, वो रेशनलाइजेशन हो जाता है कि समस्या का समाधान इस तरीके से निकल सकता है, देन आंसर राइटिंग इज़ अ मैकेनिकल थिंग विच वी डू। तो एक तो सोचना बहुत आवश्यक है। दूसरी चीज़ है कि लेखन भी बहुत आवश्यक है, बिकॉज इट इज़ अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। आप एक समय सीमा के अंदर आपको प्रश्नों के उत्तर लिखने होते हैं, तो उसके लिए अभ्यास आवश्यक है कि आप समय सीमा में प्रश्नों का सही से उत्तर लिख पाएं, दे पाएं। तो जैसे मुझे मेरे जो प्रीवियस अटेम्प्ट्स थे जिनमें मुझे सफलता नहीं मिलती थी, मुझे लगता था कि मुझे सारी जानकारी है, फिर भी मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है, मेरे जो साथी लोग हैं उनकी अच्छी रैंक क्यों आ रही है। तो मैंने फिर एनालाइज किया कि शायद मेरी लेखनी उतनी अच्छी नहीं है, मेरे आंसर की स्ट्रक्चरिंग अच्छी नहीं है, जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो मैं सही से नहीं लिख पा रहा हूँ। तो फिर जिस साल मेरा सिलेक्शन हो उस साल मैंने प्रण लिया कि मैं सुबह उठते से ही अन्न या पानी तभी ग्रहण करूंगा जब मैं 1 घंटा आंसर राइटिंग करूंगा। तो मैं रात को सोने से पहले 6-7 क्वेश्चंस लिखता था, और उसके लिए कुछ पेजेस छोड़ता था। जैसे 2 पेज का एक क्वेश्चन लिखा, उसके बाद 2 पेज छोड़े, फिर अगला क्वेश्चन लिखा, फिर 2 पेज छोड़े। तो सुबह उठते से ही मैं उन प्रश्नों को अटेम्प्ट करता था निर्धारित समय सीमा में,
और अगले दिन सुबह उठ के उन प्रश्नों को खुद देखता था कि इसमें और बेहतरी से कैसे किया जाए इनको प्रश्नों को। तो ये लगातार मैंने 3-4 महीने किया और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि उससे मेरी राइटिंग एबिलिटी बहुत अच्छी हुई, जिनमें कई बार ऐसा भी होता था कि प्रश्न के बारे में ज्ञान नहीं है, लेकिन क्योंकि आपकी राइटिंग स्किल इतनी इम्प्रूव हो चुकी है कि आप एक औसत या औसत से अच्छा आंसर उसमें लिख पाते हैं। तो लेखन करना बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरी चीज़ मुझे लगता है कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सामान्यतः हम मोटिवेशन आदि चीज़ों में बहुत समय वेस्ट करते हैं, मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, किताबें पढ़ते हैं। दैट इज़ गुड ऑन वन साइड, बट मेरा मानना ये है दैट मोटिवेशन इज़ पेरिशेबल। वो आज है, कल नहीं रहेगा, परसों हो सकता है फिर आए, लेकिन तैयारी आपको लगातार करनी है, आपका कंपटीशन आपके साथ चल रहा है। बट कंसिस्टेंसी इज व्हाट इट कंपाउंड्स। तो मोटिवेशन की जगह कंसिस्टेंसी पे ध्यान देना चाहिए। सर, आपने जैसा कहा कि कुछ अवसर ऐसे रहे, अटेम्प्ट्स ऐसे रहे जहां आपको कामयाबी नहीं मिली, और यही वो क्षण होता है जब निराशा का अंधकार किसी दानव की तरह हमारे ऊपर हमला करता है। देखो, तुम्हारे साथ पढ़ने वाला तुम्हारा दोस्त चला गया, तुम क्या मेहनत ठीक से नहीं कर रहे हो? क्योंकि बाहर से जो लोग कहते हैं वो उतना असर नहीं करता, लेकिन हमारे भीतर से जो आवाज़ आती है कि आप कर क्या रहे हो, व्हाट वेंट रॉन्ग, क्या गलत हो रहा है। पेरेंट्स देख रहे हैं, भैया अब आगे जाना है यार, इतनी उम्र हो गई है। ये जब हम अपने ऊपर ऐसे हमले करना खुद ही शुरू करते हैं, हम ही होते हैं हमलावर, तो फिर कैसे इससे बचा भी जाए, अपने फोकस को, अपनी कंसिस्टेंसी को, अपने सीखने की लर्निंग एबिलिटी को लेकर हम आगे बढ़ें, ये इस पर ज़रा आप कुछ बोलिए। जी देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ये बात कि आप सभी विद्यार्थी, मुझे लगता है जब एग्ज़ाम देते हैं, विशेष रूप से एमपीपीएससी या यूपीएससी के, तो वो अपनी जी तोड़ मेहनत करते हैं, अपना पूरा एफर्ट देते हैं, लेकिन क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, कुछ को पास होना है, कुछ को फेल होना है, तो वैसा रिज़ल्ट जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं आता। तो वो जो फेज़ होता है वो बहुत ही कठिन होता है। मुझे याद है जब जिस साल में सेलेक्ट नहीं हुआ था, उससे पहले जब मैंने इंटरव्यू दिया था, और ऐसा मैं मान के चल रहा था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो शाम को मुझे लगता है 7, साढ़े 7 बजे रिज़ल्ट आया होगा। मैं उस समय एक पीएसयू में नौकरी कर रहा था, तो मैं ग्रामीण क्षेत्र में कहीं पोस्टेड था, तो मुझे पता लगा कि रिज़ल्ट आया है और सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो मैं ऑफिस से फिर घर आया, और वो रात मेरे लिए बहुत बड़ी और बहुत कठिन रात रही। और जैसा आपने बताया, आप खुद को सेल्फ क्वेश्चन करने लग जाते हैं। कई बार मैं भी सोचने लगा कि मैंने अनावश्यक इसको एग्ज़ाम को ईगो का इशू तो नहीं बना लिया है, क्या हम सच में काबिल भी हैं नहीं है इस एग्ज़ाम के, वो मटेरियल है भी या नहीं है। तो वो सब सेल्फ डाउट वाला एक साइकिल चलता है। मुझे लगता है उस समय आपको जो आपके अच्छे दोस्त हैं, परिवारजन हैं, उनसे बात करनी चाहिए। मदद की आवश्यकता है तो उनसे मदद लेनी चाहिए। जैसे मैंने उस समय मेरे कई जो अच्छे दोस्त हैं उनसे बात करी। उस रात को मेरे फादर से बहुत लंबी बात हुई, और आप मानेंगे नहीं, अगले दिन सुबह आई वॉज कम्प्लीटली चार्ज्ड, और कैसे मेरी क्या कमियां रही मैं उस पर सोचना शुरू कर चुका था। और मैंने डिसाइड कर लिया था कि अब इस एग्ज़ाम को किसी ना किसी तरीके से इसमें सफलता पानी है। आफ्टर ए टाइम, वंस यू स्ट्रगल, और उसके बाद फिर जब आप सफलता पाते हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि वो फिर उस सफलता का स्वाद बहुत अलग होता है यार। एक और जो चीज़ आपसे बात करके मैं समझ पाया, क्योंकि ये मैं अखिल भारतीय सेवा का तो कभी एस्पिरेंट्स नहीं रहा, लेकिन मीडिया इंडस्ट्री में एक बार मुझे याद है कि एक बहुत नामचीन चैनल के लिए मैं सिलेक्शन के लिए गया था, और वहाँ जितने भी मेरे प्रतिस्पर्धी थे, कॉम्पिटिटर्स थे, वो सब कह रहे थे कि तुमसे बढ़िया कोई हो नहीं सकता, यू आर द बेस्ट। और वो कॉन्फिडेंस भी था, हालांकि वो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। और वो बहुत तकलीफ होती है उस समय, जब हमें ऐसा लगता है कि हम तो योग्य हैं, और आसपास सब यही मान रहे थे। इवन जिन्होंने, जो बोर्ड था, उसने भी कहा कि आप बहुत योग्य हैं, लेकिन हमारी कुछ मजबूरियां हैं जिसके चलते हम आपको ले नहीं सकते। लेकिन ये सब आपको ढाढ़स नहीं बताता है। ये क्या आपके साथ, आपने भी हिंट किया कि आपको भी लग रहा था कि आप सबसे योग्य हैं, आपका सिलेक्शन होगा, इससे कैसे लड़ा जाए? देखिए, ये होता है बहुत बार। कई बार फॉल्स कॉन्फिडेंस भी होता है कि हम बेहतर कर रहे हैं, जबकि आपको सुधार की आवश्यकता रहती है। मुझे लगता है ऐसी स्थिति में
थोड़ा पॉज लेके, स्टेप बैक लेके वी शुड री एनालाइज की और कैसे बेहतर कर सकते हैं। और द वर्ल्ड इज़ नॉट ऑलवेज अ फ्री एंड फेयर प्लेस। उस चीज़ को हम जितना जल्दी समझें उतना बेहतर है। मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ कि बहुत अल्ट्रा रियलिज्म में रहें, वास्तविकता को स्वीकारें। अगर वो कड़वी भी है, हमारे अनुकूल नहीं है, तब भी उसको स्वीकार करना आवश्यक है। फिर उसके अनुसार आप क्या बेहतर कर सकते हैं, आपके पास जो संसाधन है, आपके पास जो काबिलियत है, आपके पास जो समय है, उसको आप कैसे बेटर चैनलाइज कर सकते हैं, उसी तरफ मुझे लगता है प्रयास करना ठीक रहता है। जो अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स हैं, जो चीज़ें आपके नियंत्रण से बाहर हैं, उनको लेके दुखी होना, परेशान होना, वो सिर्फ आप आत्मक्षय करते हैं, उससे मुझे लगता है बहुत फ़ायदा नहीं होता है। तो जो आपके कंट्रोल में है, जिसको आप बेहतरी की तरफ लेके जा सकते हैं, उस तरफ ही बढ़ना ठीक रहता है। ये आपने बहुत सुंदर बात की कि असफलता सिखाती है कि सफलता का रास्ता कैसे तय किया जाए। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। सर, एक और जो जीवन का पड़ाव है कि जब हम गृहस्थ जीवन की तरफ बढ़ते हैं, तो आपकी जीवन संगिनी जो रही वो क्या इसी सर्विसेज से हैं, या आप क्या उनके बारे में हमें बताना चाहेंगे? जी जी, मेरी वाइफ जो हैं, श्रेया नाम है, हम दोनों सेम ज़िले से आते हैं और वो भी मेरी बैचमेट हैं। वो हम लोग दिल्ली में कुछ समय साथ में रहे। ऑल्दो सामाजिक रूप से एक दूसरे को पहले से जानते थे। स्कूल में भी इनफैक्ट मैं जब 12th क्लास में था केंद्रीय विद्यालय में, वो 11th में थी, लेकिन स्कूल में हमारा बहुत परिचय कभी हुआ नहीं। परंतु दिल्ली में जाके हमारी मुलाकात हुई और यूपीएससी की तैयारी के दौरान भी हम लोग कुछ समय साथ में रहे। बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं मिल पाते थे, लेकिन एक दूसरे को जानते थे, पहचानते थे। तो वो अभी भारतीय रक्षा संपदा सेवाओं में पदस्थ हैं और हम लोग 2018 दिल्ली में है सर? नहीं, उनकी पोस्टिंग फिलहाल मध्य प्रदेश में ही है। मध्य प्रदेश में जी। हम लोग हमारी शादी 2018 में हुई और मेरे 2 बेटियां हैं। तो वाह वाह वाह। जितना मैं आपसे बात करके समझ पा रहा हूँ कि जैसा हम कहते हैं कि शादियां तो ईश्वर ही तय करता है, मैरिजेस आर मेड इन हेवन। आपको मुझे देखकर, आपसे बात करके मैं समझ रहा हूँ कि आप गहरे हैं, गंभीर हैं, अपने तल में स्थित हैं, और जिसको कुछ लोग ये मान लेते हैं कि ये अंतर्मुखी भी हैं, लेकिन आप थोड़ा प्रिसाइज होते हैं अपने एक्सप्रेशंस को लेकर, अपनी भावनाओं में भी प्रिसाइज होते हैं। और जैसा आपकी गहरी एक स्टडी हैबिट है कि आप चीज़ों पर रिएक्ट तुरंत नहीं करते हैं, उनके बारे में समझते हैं पहले, फिर प्रतिक्रिया देना पसंद करते हैं। तो जो आपकी जीवन संगिनी है, जिनसे बहुत पुराना वास्ता है, 11th और 12th में आप थे, 11th में वो थी, तो वो क्या इसके उलट हैं? क्योंकि शादी में अक्सर हमने देखा है कि एक व्यक्ति अगर ऐसा है, दूसरा थोड़ा उससे अलग होता है। इज इट ट्रू सर? नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और मुझे लगता है वो आवश्यक भी है। अदरवाइज एज ए कपल यू टर्न वेरी डल। तो मुझे लगता है मैं शायद सेलेक्टिवली एक्सट्रोवर्ट हूँ। बहुत ज़्यादा मैं सोशल फंक्शंस में मुझे जाना अच्छा लगता है, लेकिन कभी जब ओवरडू होता है तो मुझे लगता है कि वो मेरा सहज स्वभाव वैसा नहीं है। लेकिन मेरी वाइफ रिलेटिवली ज़्यादा इन चीज़ों को पसंद करती हैं। वो भी स्वयं को समय देना उन्हें भी पसंद है। लेकिन हाँ, जैसा आप कह रहे हैं, वो हम लोग दोनों का नेचर जो है वो एक हमारे वो डाइवर्सिफिकेशन जो होना चाहिए फैमिली में, वो बिल्कुल है। वाह वाह। और ये बहुत ज़रूरी है, यही जीवन को पूर्णता की तरफ ले जाता है, सप्लीमेंट करता है और उसे बहुत रोचक और दिलचस्प भी बनाता है। आगे जीवन आप कैसा देखते हैं? मैंने सुना है कि आपको सिंगिंग भी पसंद है, रीडिंग तो आपकी हैबिट है ही, कुछ खेल में भी रुझान है, तो थोड़ा सा इस तरफ भी रोशनी डालिए कुछ। सिंगिंग का मुझे शौक़ है। मैं गाता हूँ जब भी मुझे फ्री समय मिलता है और सुनता भी हूँ। इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक सुन रहा हूँ, कुछ अलग जॉनर्स अब एक्सप्लोर कर रहा हूँ। लकीली अभी इंदौर में हूँ, तो इंदौर में थोड़ा माहौल भी है, यहाँ अच्छे कार्यक्रम भी होते हैं। तो जब फुर्सत मिलती है तब कोशिश करता हूँ कि जाके पीछे की सीट पे बैठ के आनंद से सुन सकूं, अगर कहीं कुछ अच्छा परफॉर्मेंस हो रहा है।
तो जी। वो मैं प्रयास करता हूँ। बाकी मैं फुटबॉल बहुत खेला करता था, अभी थोड़ा वो डिसकंटिन्यू ऐसा हो गया है, लेकिन फिजिकल एक्टिविटीज़ लगातार कुछ कुछ जितना शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए आवश्यक है वो कोशिश करता हूँ कि कर पाऊँ। वाह, बहुत ही सुंदर बात आपने कही। और इंदौर वाकई एक इस मामले में एक बड़ा प्रबुद्ध शहर है। इसकी सांस्कृतिक गतिविधियाँ बहुत ध्यान आकर्षित करती हैं। कोई मोटिवेशनल गीत अगर आप हमारे साथ गुनगुनाना चाहें जो आपको भी बहुत पसंद हो और युवाओं को भी अच्छा लगे। मैं वैसे ये सोचा नहीं था मैंने कि ये क्वेश्चन भी आने वाला है लेकिन जी जी। मेरे दिमाग में एक गाना सोनू निगम का आ रहा है, कल हो ना हो। हाँ, बहुत सुंदर, मेरा बड़ा फेवरेट है सर। बहुत इंस्पिरेशनल सिंगर भी रहे हैं मेरे लिए। मैंने बचपन में बहुत गाने उनके सुने हैं जी। तो उसी के बस 2 पंक्तियां मैं गाना बिल्कुल बिल्कुल जी। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो जो है समा कल हो न हो। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो जो है समा कल हो न हो। हाँ, वाह वाह सर। और ये आपका सिंगिंग का जो तरीका है उसमें भी एक ठहराव है, एक आध्यात्मिक भाव भी है। ये सवाल थोड़ा सा पीछे छिप गया था सर, कुछ स्पिरिचुअलिटी या इस तरह की बुक्स की तरफ भी आपका काफ़ी रुझान है? इसी से ख़त्म करूँगा बातचीत को। बहुत ज़्यादा तो नहीं पढ़ पाता हूँ, लेकिन हाँ अगर कुछ मेरे साथी लोग कुछ सजेस्ट करते हैं या परिवारजन कुछ करते हैं तो प्रयास करता हूँ कि पढ़ पाऊँ। कुछ मैंने इस तरह की किताबें बीच में पढ़ी हैं जो बुद्धिज़्म जैनिज़्म की फ़िलॉसफीज़ को एक्सप्लोर करती है। भागवत गीता मैंने पढ़ने के मैं प्रयास कर रहा हूँ। कठिन है, समझना मुश्किल है, लेकिन कोशिश करता हूँ कि बिट्स एंड पीसेस में उसको समझने की कोशिश करूँ। बट ओवरऑल स्पिरिचुअलिज्म मुझे लगता है कि समय के साथ आता है, धीरे धीरे आता है, और एक आयु की सीमा होती है, शायद उसके बाद आप उसको बहुत अच्छे से ग्रास्प कर पाते हैं, समझ पाते हैं। तो वैसे किताबें मैंने पढ़ने की कोशिश की, लेकिन मुझे लगता नहीं कि अभी उतना बेहतरी से मैं उन सारे कॉन्सेप्ट्स को शायद समझ पाता हूँ, लेकिन ऐसा पाता हूँ कि शायद मेरा झुकाव उस तरफ है। तो जब मौका मिलता है, अच्छी कुछ किताबें हाथ लगती है तो ज़रूर पढ़ने का प्रयास। वैसे ज्ञानी तो सिद्धार्थ जी यही कहते हैं कि एक पवित्र जीवन शैली ही अध्यात्म है। लोगों के लिए जितना न्यूनतम आप नुकसानदायक हो सकें, उनकी मदद का भाव आप जितना लेकर चलें और जितना जियो और जीने दो, इस भाव को लेकर आगे बढ़ें, तो यही अध्यात्म है। यही हमारा सनातन कहता है, यही जैन धर्म कहता है, यही बुद्धिज़्म कहता है। जो भी धर्म इस पवित्र धरा से प्रस्फुटित हुए, उन सब का भाव लगभग एक ही है। बड़ा आनंद आया आपसे बात करके। करें, बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे धन्यवाद। और आप जो एक टाइम ट्रैवल आपने आज कराया और पुराने समय की जो स्मृति हुई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बात करके बहुत अच्छा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा सिद्धार्थ जी। तो ये थे 2018 बैच के इंदौर के ज़िला पंचायत सीईओ। आपने सुना होगा, बहुत ठहर के सुनिएगा इस बातचीत को, फिर देखिएगा, बार बार देखिएगा। इसमें बहुत सारे मंत्राज ऐसे हैं जो हमें जीवन में बहुत मदद करेंगे। तो अगली बार एक और ऑफिसर के साथ आपकी मुलाकात होगी अफसरनामा में। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।